हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। आम बजट 2026 से पहले इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स और इंडस्ट्री से जुड़े दूसरे टैक्स पेयर्स के लिए बहुत उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार बजट में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीए मनीष कुमार सिन्हा सर। सर, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर से जानेंगे कि बजट में ऐसे कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं और इस बजट को कितना पॉजिटिव टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जा रहा है। तो सर, मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले कि हमने देखा कि पहली बार है आज़ादी के बाद बजट 1 फरवरी को जब आ रहा है तो उस दिन संडे है। तो आप सुपर संडे का बजट किस हिसाब से देखते हैं और कितने बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं इस बजट में? तो आरिफ जी, जो आपका सवाल है कि आज़ादी के बाद ये जो बजट आ रहा है संडे को पहली दफ़ा आ रहा है, तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। और इसके साथ जो दूसरा ऐतिहासिक क्षण है कि निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट प्रेजेंट कर रही है। तो ये जो सुपर संडे होने वाला है, तो इस पर हर टैक्स पेयर को रिलीफ मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि पिछले साल जो सीधे 5 लाख से बढ़ा के 12 लाख का टैक्स एग्जम्पशन मिल गया था, फिर जो 10 लाख के ऊपर में ही हमें 30% लगता था उसको 24 लाख कर दिया है। तो लोगों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ी हुई हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस सुपर संडे जो बजट आने वाला है कल, इस पर आम आदमी को और ज़्यादा राहत मिलेगी। ओके सर। सर, न्यू टैक्स रिजीम को लेकर काफ़ी सारे चीज़ें चल रही हैं कि इस बार न्यू टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट बनाया जा सकता है। क्या ओल्ड टैक्स रिजीम को अब ख़त्म किया जाएगा या सीनियर सिटीजन्स के लिए जो उसमें बेनिफिट हैं उस वजह से सरकार अभी भी इसको जारी रख सकती है अगले कुछ सालों के लिए कम से कम? तो इनकम टैक्स में जो ये दो रिजीम बनाया गया है, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें कुछ डिडक्शन मिलते हैं, जैसे एचआरए का है, एटीसी का है, एटीडी का, उसके अलावा और भी बहुत सारे डिडक्शन है, हाउसिंग लोन का है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, सिर्फ एनपीएस का डिडक्शन मिलता है। तो इस बार जो 31 मार्च 25 में रिटर्न फाइल हुआ, इसमें से 80-85% लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है, क्योंकि लोगों को टैक्सेशन में बहुत बेनिफिट मिल रहा था। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कह सकते हो कि ओल्ड टैक्स रिजीम ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। हो सकता है इस बार इस बजट में निर्मला सीतारमण जी ओल्ड टैक्स रिजीम को हटा ही दे। लेकिन लोगों की एक डिमांड आ रही है कि जो सीनियर सिटीजन है, जैसे जो रिटायर करके हैं, उनके पास एक मोटा फंड होता है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, तो उसको बैंक में सेविंग के रूप में या फिक्स डिपॉजिट के रूप में वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं। तो लोगों की ये डिमांड है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम भले ही हटा दो, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए आप टैक्स में अच्छा प्रावधान करो, ताकि उनके ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम आने वाला है उस पर कम टैक्स लगे या ना के बराबर टैक्स लगे। तो ओल्ड टैक्स रिजीम हटाने की संभावना पूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका। 5 से 10% टैक्स पेयर इस चीज़ को ऑप्ट किए हुए हैं, बाकी लोगों ने न्यू पर ही जाना समझदारी समझा है। सर, हमारे देश में जो सबसे बड़ा जनसंख्या है टैक्स भरने वालों की, टैक्स पेयर्स की, वो शुरुआती ब्रैकेट में है। तो आप वहाँ कौन से डिडक्शन की उम्मीद कर रहे हैं? वो बढ़ सकते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो या फिर दूसरे जो रिडम्पशन मिलते हैं वो बढ़ सकते हैं क्या इस बार बजट में? और ये बात की जा रही है कि इन्फ्लेशन क्योंकि बढ़ रहा है तो उस लिमिट को भी सरकार बढ़ा सकती है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इनकम टैक्स में कुछ कुरीतियाँ चल रही है, जैसे कि आप एक एजुकेशन अलाउंस होता था जो 99 से मैंने इनकम टैक्स भरना शुरू किया, उस दिन भी 100 रुपीज़ था और आज भी ओल्ड टैक्स रेजिम में 100 रुपीज़ है। एजुकेशन अलाउंस का मतलब होता है कि बच्चे को आप कहीं प्राइवेट स्कूल में या किसी स्कूल में पढ़ाते हो तो 100 रुपीज़ में ना तो 99 में कुछ होता था, ना आज की डेट पर होता है। तो इसी तरीके से पिछले साल जो स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम के लिए 75,000 है, क्योंकि उसके अलावा सैलरी क्लास को और कोई डिडक्शन नहीं मिल रहा है न्यू टैक्स रिजीम में। तो डेफिनेटली इसे बढ़ा के 1.5 लाख या 2 लाख करना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी एटीसी हटाया हुआ है, हाउसिंग लोन हटाया हुआ है, मेडिकल इंश्योरेंस हटाया हुआ है। तो हर चीज़ जब आपने 3-3.5 लाख का बेनिफिट हटाया, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को कम से कम 1.5 या 2 लाख करना चाहिए। लेकिन उम्मीद है कि इससे 75,000 से 1 लाख तो ज़रूर किया जाएगा। और जो आपका एक सवाल था कि हमारे यहाँ टैक्स पेयर कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस साल तो और टैक्स पेयर कम होने की संभावना है। रीजन कि इस बार 12 लाख तक में कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो रिटर्न में भी बहुत ज़्यादा भरा जाएगा। किसी कोई मान लो 8 लाख का रिटर्न भरता है, कोई 9 लाख का भरता है, कोई 10 लाख का भरता है, तो टैक्स तो नहीं लग, तो टैक्स पेयर अगले साल और कम होने वाले, क्योंकि 12 लाख का इनकम एक भारतीय के लिए होना पूरे साल में कोई आसान काम नहीं है। मतलब महीने का 1 लाख रुपया, जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम है।
सर एक और कंसेप्ट इन दिनों बहुत चल रहा है, मीडिया में भी आया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ से प्रस्ताव भी दिया गया कि जॉइंट आरटीआर को शामिल किया जाए। ये परंपरा मतलब ये प्रोसेस यूएस में चलती है, यूरोप के कई देशों में। तो जॉइंट आईटीआर का सिस्टम क्या है? और अभी तो खैर बहुत ज़्यादा इसके लेकर डिटेल नहीं है, लेकिन अगर ये आता है तो कितने बड़े बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या इसके नुकसान भी होंगे कुछ? ज्वाइंट आईटीआर ये आईसीआई ने प्रपोज किया है और आईसीआई बहुत सारे प्रावधान को हमेशा प्रपोज करती है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये देखना है कि क्या उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं। ज्वाइंट आईटीआर जैसा आपने बताया यूएसए में चलता है, जर्मनी में चलता है, पुर्तगाल में चलता है और भी कुछ देशों में चलता है। तो क्या इंडिया में आएगा या नहीं ये तो कल के बजट में पता चलेगा, लेकिन अगर आता है तो वो है क्या वो मैं आपको बता दूं। जैसे हस्बैंड और वाइफ इनकम टैक्स के नज़रिए में दो अलग अलग इंडिविजुअल हैं। मिस्टर ए अलग रिटर्न भरते हैं, मिसेस ए अलग रिटर्न भरते हैं। ज्वाइंट रिटर्न में कह रहा है कि आप दोनों का इनकम क्लब कर दिया जाएगा, उसके बाद एक आईटीआर जाएगा। सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ये सोचो जो पिछले 70 सालों से हम अलग अलग रिटर्न भर रहे थे और आज हम उसको ज्वाइन करेंगे, क्या इतना आसान चीज़ है? इनकम टैक्स का जितना डेटाबेस है सबको मर्ज करना पड़ेगा, जो टैक्स पेयर है उनका अपना सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ करना पड़ेगा। और अभी जो सबसे बड़ा इशू आने वाला है ज्वाइंट रिटर्न अगर आता है तो जैसे कोई टैक्स पेयर का डेथ होता है तो डेथ होने के बाद उसका इनकम का जो पैन है उसको जो उसके लीगल हियर है उसके साथ अटैच करते हैं और 1 साल का रिटर्न भरते हैं, उसी में काफ़ी पसीना छूट जाता है हम टैक्स पेयर को और एज ए प्रोफेशनल को भी। तो ज्वाइंट अकाउंट आएगा तो डेफिनेटली हस्बैंड वाइफ का पैन अटैच करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। सेकेंड थिंग, आने से संभावना काफ़ी अच्छी है। जैसे हस्बैंड का इनकम 55 लाख है और वाइफ का इनकम 40 लाख है। आपको पता है 50 लाख के ऊपर इनकम होने पर सरचार्ज लगता है। तो जैसे ही ज्वाइंट रिटर्न में एक रिटर्न जाएगा तो हस्बैंड वाइफ का इनकम ज्वाइंटली क्लब होकर कितना होगा 95, इंडिविजुअल 50 लाख के ऊपर सरचार्ज लगता है। तो जब दोनों का इनकम क्लब होगा, ज्वाइंट रिटर्न जा रहा तो ये सरचार्ज का लिमिट सीधे 1 करोड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि लिमिट भी 50 लाख रहेगा। तो जहां पर हस्बैंड को 50 लाख पर सरचार्ज लगना था क्योंकि उसका 55 था, अब ज्वाइंट इनकम होने के कारण हस्बैंड वाइफ का इनकम कितना हो गया 95, ज्वाइंट और जो सरचार्ज का जो लिमिट रहेगा वो 1 करोड़, तो वहाँ पर सरचार्ज बच जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी संभावना है जहाँ पर टैक्स पेयर को बेनिफिट होने की पॉसिबिलिटी है, पहला। लेकिन इसके साथ इश्यूज बहुत सारे हैं। जैसे बहुत सारी वाइफ कहती है कि मेरा इनकम मेरा है और तुम्हारा इनकम हमारा है। दूसरा, बहुत सारे जो फीमेल हैं वो घर के खर्च में डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हैं, पैसे नहीं देती हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज के डेट पर डिवोर्स जो बहुत ही कॉमन चीज़ है, मिडिल क्लास में भी आ गया है। तो मान लो कि पहले हस्बैंड वाइफ ने रिटर्न फाइल किया, उसके 4-5 सालों के बाद दोनों अलग हो जाते हैं, तो फिर डिटैच करो, फिर दोनों अलग अलग शादी करते हैं, फिर से एक नया पैन कार्ड करो। तो ये सब काफ़ी प्रॉब्लम है। इसके साथ 2-3 और प्रॉब्लम है। डेथ एक नेचुरल प्रोसेस है। हस्बैंड वाइफ रिटर्न भर रहे थे, उसके कुछ दिनों के बाद डेथ हो जाता है, फिर पैन को डिटैच करो, वो एक इशूस आएगा। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हस्बैंड ने इनकम और डिडक्शन जो भी इंफॉर्मेशन था वो किसी कारण से गलत फाइल किया या गलत फाउंड हो गया और उसके कारण वाइफ का जो रिफंड आना था वो भी अटक गया। क्योंकि जब ज्वाइंट रिटर्न जाएगा तो ऐसा नहीं कि हस्बैंड का अटका दिया जाएगा, वाइफ को दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे इश्यूज है जिस पर फिनांस मिनिस्ट्री को इनकम टैक्स को देखना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये प्रोविजन आएगा तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मैंने प्रॉब्लम्स बताया इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या इस पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस प्रॉब्लम को देख के रूल रेगुलेशन गाइडलाइन बनाती है कि नहीं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, लेकिन ये आने के बाद कुछ ना कुछ टैक्स पेयर के लिए राहत का भी विषय होगा क्योंकि टैक्स बचेगा और एक नया जंग उभरेगा जहां पर आपको डेटा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, टैक्स पेयर को भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। वैसे तो जॉइंट आईटीआर के बारे में बोला जा रहा है कि ये भी ऑप्शनल ही बनाया जाएगा मोटे तौर पर, लेकिन इसमें एक और प्रोविज़न की बात की जा रही है कि अगर एक पर्सन ही फैमिली में कमाई करता है तो उस केस सिनेरियो में फ़ायदा हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, तो जैसे कि एक पर्सन इनकम कर रहा है और उसकी वाइफ हाउस वाइफ है। तो मान लेते हैं कि मेरी इनकम 15 लाख है, तो आप सभी को पता है कि 12 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। 4 लाख तक जीरो है, 4 से 8 के बीच में 5% है, 8 से 12 के बीच में 10% है, उसके ऊपर 15% है। अगर मेरे अलाउ कर दिया जाता कि हस्बैंड वाइफ ज्वाइन कर लेते हैं तो इस केस में क्या होगा,
वाइफ की तो इनकम 0 है, मेरी 15 लाख है, तो दोनों का इनकम मिला के 15, लेकिन दोनों का जो एग्जम्पशन लिमिट होगा 12 + 12 24 का हो जाएगा, तो मतलब मुझे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो वही मैं कर रहा हूँ कि मैं ये कहूँ कि सारा रिबेट, सारा डिडक्शन, सारा इनकम टैक्स का क्लॉज जो अभी है वो ज्वाइंट रिटर्न में भी होगा, तो सीधे ज्वाइंट में डबल हो जाएगा, इनकम तो डबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में हर टैक्स पेयर को सुविधा होगी और टैक्स बचाने में बेनिफिट होगा। लेकिन ज्वाइंट रिटर्न आता है या नहीं, अगर आएगा भी तो डेफिनेटली जो आपने बोला है कि ये पहले ऑप्शनल होगा, क्योंकि आप इसको कंपलसरी नहीं कर सकते। एक और चीज़ है, आज की डेट पर आप देख रहे हो कि बहुत सारे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, वो सिंगल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, लिविंग में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, शादी के बाद अलग होना बहुत आम बात है। तो हो सकता है गवर्नमेंट के दिमाग में ये चीज़ हो कि जो सोसाइटी में इतना इश्यूज़ क्रिएट हो रहा है कि लोग सेपरेट रह रहे हैं या फ्रीडम बोला जा रहा है या सिंगल रहना है, तो उसे शादी में बांधो ताकि टैक्स कुछ बेनिफिट हो तो वो शादी के बारे में सोच सके। तो ये एक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का माइंड में आ सकता है। एक और चीज़ पिछले 1 डेढ़ साल में हुई ग्लोबल सिनेरियो में, खासकर गोल्ड सिल्वर जैसी इक्विटीज़ में, गोल्ड सिल्वर, एक और चीज़ हुई पिछले 1 डेढ़ साल में, गोल्ड सिल्वर जैसे एसेट क्लास में बड़ा निवेश बढ़ा। तो इसमें जब आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका जो एलटीसीजी और एसटीसीजी का जो क्राइटेरिया है वो 24 महीने का है, जबकि इक्विटीज़ में ये 12 महीने का है। तो एक बड़ी मांग उठ रही थी कि इसमें सेम सिनेरियो, सेम जो टाइम स्पैन है, ड्यूरेशन, वो होना चाहिए, यानी शॉर्ट टर्म के लिए भी इक्विटीज़ में जो है वो ही ईटीएफ में होना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? एक तो हमने इंडिविजुअल टैक्सेशन की बात की कि ओल्ड टैक्स रिजीम, ज्वाइंट टैक्सेशन, ये सब, इसके साथ जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो है टाइम ड्यूरेशन, तो लॉन्ग कैपिटल गेन में बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जैसे इक्विटी और म्यूचुअल फंड में 12 महीना होता है, ईटीएफ में आपका 24 महीना होता है, तो उसका टाइम रिड्यूस करने की बात हो रही है। कुछ लोगों का ये डिमांड है कि जो एसटीटी है उसको रिमूव कर दिया जाए। आपने देखा कि 2 साल पहले 2024 में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जहां 15% टैक्स लगता था उसको 20% टैक्स लगा दिया गया। तो लोग फिर से उसको कह रहे हैं कि कम से कम आप इस टैक्सेशन को रिड्यूस करो। तो कैपिटल गेन में बहुत सारे संभावना है रिफॉर्म्स के। ये तो इंडिविजुअल के लिए हो गया। अगर आप इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहते हो तो हमें बाहर से पैसा लाना है। तो बाहर से जो एफडी आएंगे तो एफडीआई के ऊपर काफ़ी हैवी कैपिटल गेन लगता है। तो क्या उस कैपिटल गेन को रिड्यूस किया जाएगा? अगर रिड्यूस किया जाता है, जैसे आपने इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई किया, तो अगर आप एफडीआई करते हो और वहाँ पर टैक्सेशन भी बढ़ा देते हो या कोई इंसेंटिव नहीं देते, तो बाहर का एफडीआई इंडिया में आना की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। तो कैपिटल गेन बहुत बड़ा चैप्टर है और कैपिटल गेन में रिफॉर्म्स होने की संभावना बहुत सारा है। तो जैसा आपने बोला कि 24 महीना से घटा के या 12 किया जाएगा, तो पूरी संभावना है कि हो सकता है। जैसा कि आपने शुरुआत में बताया था कि न्यू टैक्स रिजीम एक तरीके से डिफ़ॉल्ट सिस्टम बनता जा रहा है, मतलब ज़्यादा टैक्स पेयर से चूज़ कर रहा है। कुछ ऐसे बेनिफिट थे जैसे ईएलएसएस में निवेश ज़्यादा लोग करते थे ओल्ड टैक्स रिजीम में, क्या उसका फ्यूचर अब खतरे में पड़ सकता है? और अभी जो उसमें इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर भी अनसर्टेनिटी है, और क्या उसमें विड्रॉन ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि एक बड़ा सेफ और सिक्योर ऑप्शन माना जाता था इंश्योरेंस के साथ ही। तो इसका भविष्य आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये न्यू टैक्सेशन आए हुए 2 से 3 साल हो चुका है। यहाँ पर जो सवाल है, हम टैक्स पेयर को 2-3 चीज़ समझना है। पहला, एक इनकम टैक्स के लहजे से समझना है, दूसरा इन्वेस्टमेंट के लहजे से समझना है। हाँ, आज से 5 साल पहले लोग इंश्योरेंस में हो चाहे एफडी हो या घर खरीदते थे, टैक्स का भी एक दिमाग में होता था कि चलो मेरा 30% टैक्स लग रहा है, 1.5 लाख का अगर मैंने इंश्योरेंस परचेज कर लिया तो 50,000 रुपया मेरे को इनफ्लो मिल गया, चाहे वो ईएलएसएस क्यों ना परचेज। अब ऐसा कोई बाध्यता नहीं है क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं, वहाँ पर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये जो आपका सवाल है कि क्या ईएलएसएस में हो या इंश्योरेंस में उसमें घटेगा कि नहीं, तो इनकम टैक्स रिटर्न एक अलग चीज़ है और अपना इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ है। तो आज के डेट पर आप देखोगे कि मे बी ईएलएसएस में नहीं तो लेकिन डायरेक्टली मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो वो पैसा जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट हर कोई अपने तरीके से करता है। और इसमें जो मैं एक लास्ट पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने के 2-3 रूल है। आप अपना आरओआई चेक करिए, उसकी लिक्विडिटी चेक करिए और उसका टैक्स बेनिफिट देखिए। सिर्फ ये कि मेरे को अभी टैक्स बेनिफिट हो रहा है उसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर दूँ, वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। इनकम टैक्स रिटर्न अलग होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पोर्शन अलग होना चाहिए। और आज भी लोग
अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो वहाँ पर 12, 14, 15% मिलता है, लेकिन ईएलएसएफ में आज भी आपको 18 से 20% मिलता है, क्योंकि वहाँ 3 साल का लॉक इन है। म्यूचुअल फंड हाउस को भी पता है कि 3 साल तक इस पैसे को मैं अच्छा से इंजॉय कर सकता हूँ, कहीं अच्छे जगह इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो आज भी अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से पैसा लगाना चाहते हो तो ईएलएसएस काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक लॉन्ग टाइम मिलता है और आपका जो इनकम है वो कंपाउंड होकर काफ़ी अच्छा ग्रोथ देता है। तो ये कहना कि एग्जम्पशन नहीं मिल रहा है या न्यू टैक्स रिजीम आ गया है, ओल्ड हट चुका है, उसके कारण इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा, या प्रॉब्लम यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकता है न्यू जनरेशन का। जो न्यू जनरेशन नए नए इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए, चाहे कोई भी जॉब में आता है, तो उनका शुरुआत में होता है हम ज़्यादा खर्च करें, इंजॉय करें, ठीक है। यही आज से 20 साल 25 साल पहले जो जनरेशन था वो सोचते थे कि थोड़ा बचाएं, ठीक है। न्यू जनरेशन में होता है कि खाओ पियो ऐश करो। उनको एक समझाना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए। तो टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट को एक साथ क्लब नहीं करें। हर कोई का अपना डिसीजन है, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना भी अक्लमंदी नहीं है। इन्वेस्टमेंट आप अपने तरीके से करें और ईएलएसएस आज भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। सर कुछ और एक्सपेक्टेशन है इस बजट में कि 12 लाख की जो लिमिट है उसे 15 लाख किया जा सकता है, और जो 30% टैक्स लगने की जो लिमिट है 24 लाख उसको ही बढ़ाया जा सकता है, उसको लेके कुछ अपडेट आ सकते हैं इस बजट में? कितना एक्सपेक्टेशन आप लगाएं? देखिए, एक्सपेक्टेशन हमेशा होता है, और जैसे सरकार ने पिछले साल 7 लाख से बढ़ा के 12 लाख किया था, तो इस बार भी हर किसी को उम्मीद है कि कम से कम ये 15 लाख करें। हो सकता है लास्ट ईयर जैसे इन्होंने अनएक्सपेक्टेड धमाका किया था 7 से 12, जो कोई सोच नहीं रहा था, बोलने का तो कोई भी कुछ बोल सकता है, ये 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, ठीक है। और बाकी रहा 30% का बास्केट, तो ये 30% का बास्केट, और एक और जो डिमांड उठ रही है कि जो 50 लाख के ऊपर जो आपको सरचार्ज लगता है, इसको भी आप 75 लाख या 1 करोड़ कर दो, ताकि टैक्स पेयर पर थोड़ी सी कम दबाव आए। जिस तरीके से अभी 6 महीने पहले जीएसटी में काफ़ी रिफॉर्म किया गया, जीएसटी का रिड्यूस किया गया, तो लोग के दिमाग में एक सवाल था कि जीएसटी रेट कट करने से क्या गवर्नमेंट को लॉस होगा? तो गवर्नमेंट को लॉस कहीं से नहीं हो रहा, और जीएसटी का कलेक्शन बढ़ते जा रहा है। इसी तरीके से अगर आप इनकम टैक्स का थोड़ा सा दायरा बढ़ाते हो तो वो पैसा बचत होगा, उसको लोग कंज्यूम करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं एडिशनल इनकम आएगा या कंजम्पशन इकोनॉमी में जाएगा, तो वो फिर जीएसटी और दूसरे तरीके से पैसा गवर्नमेंट के पास आ ही जाएगा। तो उम्मीद है कि ये 12 से 15 लाख या 18 लाख तक होगा, और डेफिनेटली जो 24 लाख का जो 30% का बास्केट है उसको कम से कम 27, 28 या 30 लाख तक लाया जा सकता है। एक और एसेट क्लास है पिछले 1 डेढ़ साल में काफ़ी उसमें इन्वेस्टमेंट आया, वो है क्रिप्टो। तो अभी भी बड़ा टैक्सेशन है उसमें, टीडीएस के इश्यूज़ हैं, उसको सरकार कितना देख सकती है? और जैसे अब ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है और ज़्यादा पैसा क्रिप्टो जैसे एसेट्स में जा रहा है, जहाँ पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात भी हो रही है, तो क्या भारत सरकार अगर ये इसमें टैक्स कम नहीं कर रही है तो हम क्या एक मौका छोड़ रहे हैं क्रिप्टो जैसे एसेट में अपने यूज़र बेस को, यानी इन्वेस्टर बेस को उसमें निवेश करने से? क्या ये हमारा नुकसान हो सकता है? देखिए, क्रिप्टो पर लास्ट ईयर आया था और उस पर टैक्सेशन लगा था, टीडीएस लगा था, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है इस बजट में ये कुछ करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से रेवेन्यू चाहिए। और सेकेंड थिंग, क्रिप्टो को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बढ़ावा नहीं देना चाहती, उसको एज ए गैम्बल या एज ए इलीगल ट्रीट किया जा रहा है। बस गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, ठीक है। तो इस पर कोई चेंज होने का, अमेंडमेंट होने का संभावना नहीं है। हाँ, वर्ल्ड में जो भी क्रिप्टो बढ़ रहा है उससे इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर कोई चेंज करेगा मुझे इसकी संभावना बहुत ही कम है, और गवर्नमेंट कहेगी कि ठीक है आप पैसा कमाओ लेकिन हमें भी पैसा दे दो। ओके सर, हमने जैसे जीएसटी में बड़ा रिफॉर्म देखा, उसके बाद अब टैक्सेशन में भी उम्मीद लगाई जा रही है बड़े रिफॉर्म आएंगे। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को इसमें एक्सपेक्टेशन हो सकती है और कौन से बड़े बदलाव इस बजट में हम देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बजट से पहले। थैंक यू सर। थैंक यू।